हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास जीएसटी एंड कस्टम लॉ का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। जिसके अंदर आज है ये जीएसटी एंड कस्टम लॉ के सब्जेक्ट की वीडियो का पार्ट नंबर 1 पहली वीडियो है इस सब्जेक्ट की, जिसमें हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सारी चीज़ें, जितना भी कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी इस सब्जेक्ट की। यूनिट वाइज वीडियो आपको मिलेंगी, सारी वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियोस कवर करवाने वाला हूँ, सारी चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ, वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आज है वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 को और देखेंगे सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी आज की वीडियो। तो देखिए हमारी यूनिट नंबर 1 का नाम है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन। अब ये सारी चीजें जीएसटी के बारे में होने वाली हैं कि जीएसटी का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और जीएसटी से एग्जेम्पशन किस किस को है। तो क्या क्या चीजें हमें इस यूनिट में कवर करनी है। नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी की जीएसटी से पहले कैसा फ्रेमवर्क था इनडायरेक्ट टैक्सेस का। फिर रेशनल फॉर जीएसटी, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी जिसके अंदर आपको एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी इनके बारे में पढ़ना है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाज कॉम्प्लेक्स एंड डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो रखी थी चीजें, मतलब किस चीज पर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी और किस चीज पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। द टैक्सेशन पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टैक्सेशन की पावर थी कि किस चीज के ऊपर किस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ये कहां पर मेंशन की गई थी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले मेंशन थी। उसी के बेसिस पर ये डिवीजन हो रखा था, primarily under article 246 which divide legislative power into three lists। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246 में ये मेंशन था, वहां पर तीन तरीके की लिस्ट थी जिसके अकॉर्डिंग जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था उसका डिवीजन हो रखा था और इसी के बेसिस पर जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो थ्री लिस्ट में डिवाइड हो रखी थी। पहली थी हमारी यूनियन लिस्ट जिसको लिस्ट 1 बोला जाता था। सेकंड थी स्टेट लिस्ट जिसको लिस्ट 2 बोला जाता था और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट जिसको लिस्ट 3 बोला जाता था। तो अब सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1। इसके अंदर क्या था, टैक्स लिविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर वो सारे टैक्सेस मेंशन थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका बेनिफिट मिलता था। द यूनियन गवर्नमेंट हैड एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू लीवे टैक्स ऑन मैटर लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर मेंशन थे, मतलब जो जो चीजें मेंशन थी यूनियन लिस्ट के अंदर, उन चीजों के ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती थी। सम ऑफ द मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड, तो उसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते थे। पहला आता था आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंट्री नंबर 84। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन थे उसके ये आर्टिकल और एंट्री नंबर वगैरह दिए हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, आप सिर्फ नाम याद रख लेंगे वो काफी है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, ये एक्साइज ड्यूटी किस पर लगती थी, ऐसे गुड्स जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते थे उनके ऊपर ये लगती थी। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब मैनेज ये किस तरीके से होती थी कि कितना रेट लगेगा, किस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था उसके अकॉर्डिंग चलती थी। ठीक है, सेकंड थी इसमें कस्टम ड्यूटी। तो लिवेड ऑन दी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती थी जिसे बोला जाता था कस्टम ड्यूटी।
एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस कस्टम एक्ट 1962। और इसको किस तरीके से मैनेज करा जाता था, किस एक्ट के अंदर, तो कस्टम एक्ट 1962 के अंदर ये मैनेज होती थी। नेक्स्ट आता है सर्विस टैक्स, जो कि एंट्री 97 रेजिडुअल पावर जिसे नाम दिया गया है, तो इंट्रोड्यूस्ड इन 1994 अंडर द फाइनेंस एक्ट 1994। ये जो सर्विस टैक्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, इसे फाइनेंस एक्ट के थ्रू बाद में अमेंडमेंट करी गई थी, जो कि 1994 में आया था। लेविड ऑन दी सर्विसेज सच एज टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये किस चीज पर लगता था, कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड करी जाती थी तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसे कहा जाता था सर्विस टैक्स। नेक्स्ट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे सीएसटी कहा जाता था एंट्री 92 ए के अकॉर्डिंग। लिविड ऑन द इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, जब दो स्टेट्स के बीच में गुड्स की एक्सचेंज होता था, मतलब सेल होती थी गुड्स की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब जो टैक्स लगता था उसे कहा जाता था सेंट्रल स्टेट टैक्स। एडमिनिस्टर्ड अंडर सेंट्रल स्टेट टैक्स एक्ट 1956, इसको किसके अकॉर्डिंग मैनेज करा जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 था, उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करा जाता था, कंट्रोल करा जाता था। नेक्स्ट इज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा कुछ और एक्साइज ड्यूटी थी। तो लिविड ऑन दी सर्टेन गुड्स लाइक टेक्सटाइल, शुगर एंड तंबाकू। जो ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी ये कुछ ही गुड्स पर लगती थी, जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह हो गए, शुगर, तंबाकू, इन सारी चीजों पर ये लगती थी। रेवेन्यू शेयर्ड विद स्टेट्स, और इसका जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का रेवेन्यू आता था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करा जाता था। सिक्स्थ है सेस एंड सरचार्जेस एंट्री 97, तो लिविड ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस फॉर टारगेटेड पर्पस, जैसे कि एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस। कुछ सेस और सरचार्जेस से मतलब टैक्स के अलावा कुछ और टैक्सेस भी लगते थे जिन्हें सेस और सरचार्जेस का नाम दिया जाता था। ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर लगते थे, जैसे कि सेस के नाम दिए हैं आपको, एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, ये सारे आपके सेस थे, ठीक है। तो जो ये छह टैक्स चीजें मेंशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और यूनियन लिस्ट के अंदर ये सारी मेंशन थी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट, जिसे लिस्ट सेकंड कहा जाता था, तो टैक्सेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस थे, ऐसे टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और उसको ही इसका बेनिफिट मिलता था। स्टेट गवर्नमेंट हैड एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती थी, जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर चीजें मेंशन थी उनके ऊपर टैक्सेशन करने के बारे में। द की इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय स्टेट इंक्लूड, कौन कौन से टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। पहला आता है वैल्यू एडिड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स एंट्री 54, लिवे ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। एक स्टेट के अंदर जब गुड्स की सेल होती थी तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसे कहा जाता था वैल्यू एडिड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स। एडमिनिस्टर्ड अंडर स्टेट स्पेसिफिक वैट एक्ट, और ये किस तरीके से मैनेज होता था, हर स्टेट के अलग अलग वैट एक्ट होते थे, उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज किया जाता था। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, तो लेवे ऑन सिनेमाज, अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर एंटरटेनमेंट सर्विसेज। एंटरटेनमेंट टैक्स वो किस पर लगता था, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती थी, जैसे कि सिनेमाज हो गए, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, या कोई और एंटरटेनमेंट की सर्विस है उसके ऊपर ये टैक्स लगता था। नेक्स्ट आता है लग्जरी टैक्स, तो लिवे ऑन लग्जरी सर्विसेज सच एज होटल, रिजॉर्ट एटसेट्रा। जो लग्जरी चीजों के ऊपर टैक्स लगता था, लग्जरी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता था, जैसे कि होटल्स के ऊपर, रिजॉर्ट्स के ऊपर, जब वहां पर कोई रुकता था उस पर जो टैक्स लगता था उसे कहा जाता था लग्जरी टैक्स। नेक्स्ट इज एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रोई, लेवे ऑन गुड्स एंटरिंग अ लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन, यूज और सेल। एक लोकल एरिया में जब गुड्स आते थे कंजम्पशन के लिए, यूज करने के लिए या सेल करने के लिए, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था एंटर करने के लिए उसे कहा जाता था एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रोई, ठीक है। फिफ्थ है परचेज टैक्स, तो लेवे ऑन स्पेसिफिक परचेज लाइक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जब कोई पर्सन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदता था उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो कहलाता था परचेज टैक्स।
नेक्स्ट इज टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरीज। बैटिंग के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर, लॉटरीज के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे कहा जाता था टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरीज। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाती थी आपकी, जैसे गैम्बलिंग की एक्टिविटीज आ गई, हॉर्स रेसिंग आ गई, ये सारी चीजें आ जाती थी। थर्ड है हमारी अब कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे लिस्ट 3 कहा जाता था। शेयर्ड लेजिस्लेटिव पावर। द कॉन्करेंट लिस्ट प्राइमरीली डील्ट विद सब्जेक्ट वेयर बोथ द यूनियन एंड द स्टेट हैड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जिनके ऊपर दोनों का राइट होता था, स्टेट गवर्नमेंट का भी और यूनियन गवर्नमेंट का भी, दोनों उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं। जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो दोनों के बीच में शेयर होता था। However, before GST, indirect taxation was not a significant subject under this list. Some overlapping area include. इसके अंदर उस टाइम पर ज्यादा चीजें नहीं थी, थोड़ी बहुत ही चीजें थी, कुछ ही चीजें थी जिनके ऊपर डबल टैक्सेशन होता था, जैसे कि लेबर लॉज हो गए, लीगल मेट्रोलॉजी एंड स्टैंडर्ड हो गए, ये सारी चीजें थी जिनके ऊपर दोनों का राइट होता था। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों तरीके की लिस्ट के बारे में, और जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन किस तरीके का होता था उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस इन द प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था जीएसटी से पहले, उसके क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम थे उसके अंदर। तो बिफोर जीएसटी इंडिया इनडायरेक्ट सिस्टम हैड सेवरल स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी इंक्लूडिंग। जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था जीएसटी से पहले, उसके अंदर काफी सारी इनएफिशिएंसी थी। जैसे कि पहला आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। तो मल्टीपल टैक्सेस वर लेविड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लीडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंप्लायंस बर्डन। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस होते थे, तो इकोनॉमी के अंदर काफी सारे टैक्सेस अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, और बर्डन बढ़ गया था टैक्स पेयर के ऊपर कि वो किन किन चीजों की कंप्लायंस करे। सेकंड चैलेंज आता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो नो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज अवेलेबल अक्रॉस डिफरेंट टैक्सेस लीडिंग टू हायर कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। उस टाइम पर क्या होता था, आप जो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जैसे ही कोई चीज ट्रांसफर होती थी उसके ऊपर टैक्स लग जाता था, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन होने लगा था कि एक पर्सन ने किसी को गुड्स दिए, उसके ऊपर टैक्स लग गया पहले, फिर दूसरे ने तीसरे को अगर दिए उनमें कोई भी चेंजेस करके, तो पूरे के ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो जबकि उस पे पहले कुछ पार्ट पर टैक्स लग चुका था, जब दोबारा दिए तो उस पर दोबारा से टैक्स लग गया। तो इस तरीके से डबल टैक्सेशन होता था, जिसकी वजह से जो कॉस्ट थी गुड्स और सर्विसेज की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, थर्ड है हमारा इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स। तो सीएसटी एंड एंट्री टैक्स क्रिएटेड हर्डल्स इन फ्री ट्रेड अक्रॉस स्टेट्स। जो सीएसटी था, मतलब जो सेंट्रल स्टेट टैक्स करके होता था, या फिर जो एंट्री टैक्स होता था, ये काफी सारी हर्डल्स मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता था दो स्टेट के बीच में ट्रेड होने में। इनकी वजह से जो ट्रेड बिजनेसमैन थे वो काफी ज्यादा कम ट्रेड करते थे। अगर कोई इंटर स्टेट होता था, किसी का थोड़ा बहुत ही इंटर स्टेट का कोई ट्रेड होता था, तो वो उसे नहीं करता था इनकी वजह से। नेक्स्ट है चेक पोस्ट लीड टू डिले इन ट्रांसपोर्टेशन। इनकी वजह से काफी सारे चेक पोस्ट पर कंप्लायंस बढ़ गए थे, काफी सारी चीजें चेक की जाती थी, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसमें डिले होती थी। नेक्स्ट चैलेंज था ड्वेल कंट्रोल एंड कंप्लायंस बर्डन। तो बिजनेस हैड टू कंप्लाई विद मल्टीपल टैक्स अथॉरिटी एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। जो बिजनेसेस थे उन्हें काफी सारे टैक्सेस को काफी सारी टैक्स अथॉरिटीज के साथ डील करना पड़ता था। सेंट्रल टैक्स की अलग अथॉरिटी थी, स्टेट टैक्स की अलग अलग अथॉरिटी थी, तो इन सारी चीजों के साथ बिजनेस को कंप्लाई करना पड़ता था, जिससे उनका बर्डन काफी ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट इज डिसोर्टेशन इन मार्केट एफिशिएंसी। तो डिफरेंट वैट रेट्स अक्रॉस स्टेट क्रिएटेड अ अनइवन प्लेइंग फील्ड। जो काफी तरीके के वैट रेट्स थे अलग अलग स्टेट्स में, उससे क्या हो गया था, अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गई थी। मतलब वैट के रेट के अकॉर्डिंग काफी सारे वैट रेट्स हो गए थे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई थी। नेक्स्ट है लिमिटेड टैक्स बेस। तो सर्विस टैक्स वाज लिवे ओनली बाय द सेंट्रल एंड वेट वाज लिवे ओनली बाय द स्टेट, लीडिंग टू आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस।
जो सर्विस टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, जो वैट था गुड्स के ऊपर लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो इसके बीच में ये एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि सर्विसेज के ऊपर का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और जो आपके गुड्स देंगे उनके ऊपर का जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। तो ये सारे आपके चैलेंजेस थे जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। वही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेशनल फॉर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन इंडिया की जीएसटी को इंडिया के अंदर क्यों इम्प्लीमेंट करा गया। तो वैसे तो हम ऊपर जो चैलेंजेस पढ़े हैं वही सारे आएंगे, लेकिन उनको लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, एक बार उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन जुलाई 1 2017 टू रिप्लेस अ कॉम्प्लेक्स एंड इनएफिशिएंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और किस लिए लाया गया था इसे? कि जो पहले से इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, कॉम्प्लेक्स और इनएफिशिएंट सिस्टम था, उसे रिप्लेस किया जा सके। The key rationale behind the GST was to create a unified, efficient, and business-friendly tax structure that would promote economic growth and ease of doing business. जीएसटी लाने के पीछे का रैशनल क्या था, मतलब क्या एक तरीके से जरूरत थी जीएसटी को लाने की। इसकी मदद से जो गवर्नमेंट थी वो क्या करना चाहती थी, एक यूनिफाइड मतलब सिंगल टैक्स वाला एफिशिएंट बिजनेस फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, जिससे क्या हो, इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो और जो बिजनेस हो उसे करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये जरूरत थी कि जीएसटी लाया गया था। इसके अलावा काफी और सारे रीजंस भी थे जिसकी वजह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा गया था, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला था एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द सप्लाई चेन, अलाउइंग बिजनेसेस टू ऑफसेट टैक्स पेड ऑन इनपुट अगेंस्ट आउटपुट। पहले क्या था, जितनी बार गुड्स एक्सचेंज होते थे उतनी बार उन पर टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी के अंदर क्या है, एक बार अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हो, अगर आप सेल्स करते हो तो उस पर आपको आउटपुट टैक्स लगता है, और अगर आप परचेज करते हो तो उस पर आपका इनपुट टैक्स आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, आप आउटपुट के साथ इनपुट वाली लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। यही था कि इसने जीएसटी ने जो कैस्केडिंग इफेक्ट था उसे एलिमिनेट कर दिया। Next is simplification of tax structure. GST replaced multiple taxes with a single tax, simplifying compliance and tax administration. जीएसटी ने जो काफी सारे अलग अलग टैक्स लगते थे उन्हें सिंगल टैक्स के अंदर मर्ज कर दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर, जिससे काफी सारी कंप्लायंस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम हो गया है और इजी चीजें हो गई हैं। वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट मेड बिजनेस ऑपरेशन स्मूथर। और जो जीएसटी है उसे वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है। इसकी वजह से जो बिजनेस ऑपरेशन हो गए हैं वो स्मूथ हो गए हैं। नेक्स्ट इज बूस्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाया जीएसटी पोर्टल, अ कॉमन रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। जो जीएसटी है उसने सारी चीजें यूनिफाइड कर दी हैं। एक ही पोर्टल है जहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से सारी चीजें जो भी रिटर्न वगैरह होती हैं वो फाइल होती हैं जीएसटी की। कोई अलग अलग पोर्टल्स नहीं है, किसी भी तरीके की ऐसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इंश्योरिंग स्मूथ इंटर स्टेट ट्रेड। जो जीएसटी है वो क्या है, आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पर गुड्स की सप्लाई होनी है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, उस डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, जिसकी वजह से जो इंटर स्टेट ट्रेड है वो स्मूथ हो गया है। एलिमिनेशन ऑफ चेक पोस्ट एंड डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्रूव लॉजिस्टिक एंड रिड्यूस ट्रांजिट टाइम। जीएसटी की वजह से काफी सारी चेक पोस्ट थी वो भी एलिमिनेट होने लगी हैं। डिजिटली टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है आपका, वो इंप्रूव हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा डिले भी नहीं होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री। तो a harmonized tax structure under GST ensured uniformity across India. Prices of goods and service become more predictable and stable. जीएसटी के अंदर क्या लाया गया है, एक हार्मोनाइज टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया है जिससे पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और इससे गुड्स के प्राइसेस और सर्विसेज के प्राइसेस को आसानी से जाना जा सके।
नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड टैक्स कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जो जीएसटी नेटवर्क इनेबल्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट, रिड्यूसिंग करप्शन। जो जीएसटी नेटवर्क है, जैसे जीएसटी एन बोला जाता है, उसकी मदद से क्या हो गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, सारी रिटर्न ऑनलाइन फाइल होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का करप्शन नहीं होता है। ई-वे बिल एंड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटेड टैक्स इवेजन। जीएसटी के अंदर ही आपके जो ई-वे बिल्स होते हैं या ई इनवॉइसिंग का जो कंसेप्ट है, उसकी वजह से इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और किसी भी तरीके की टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस। तो जीएसटी मर्ज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन अलाउइंग बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू अ टैक्स अ ब्रोडर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जीएसटी में क्या हुआ है आपका, पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में गुड्स का अलग टैक्स लगता था, सर्विस का अलग टैक्स लगता था, जीएसटी के अंदर दोनों को मर्ज करके सिर्फ जीएसटी चार्ज होता है, चाहे गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो। जिसकी मदद से क्या होता है, गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो काफी सारी एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स लगा सकती है। द थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंश्योर्ड वाइड कवरेज वाइल प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू स्मॉल बिजनेसेस। और जो जीएसटी की थ्रेशोल्ड है, वो काफी सारी एक वाइड कवरेज करती है, जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस को एग्जेम्प्ट कर देती है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, उससे ऊपर जब आपकी टर्नओवर जाएगी तभी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, वरना आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। अब हमने सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में पढ़ लिया है कि जीएसटी से पहले किस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या रीजन थे जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के। अब पढ़ना है हमें कि जीएसटी एक्चुअल में होता क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेवी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कि गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगाया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, मल्टी स्टेज है मतलब अलग अलग लेवल्स पर लगाया जाता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है मतलब जहां पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी है, जो उनका डेस्टिनेशन है, उसके बेसिस पर ये चार्ज करा जाता है। इट रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वर प्रीवियसली imposed by both सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसने जीएसटी ने काफी सारे जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन्हें रिप्लेस कर दिया है, जो कि पहले सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों, स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंप्लीमेंट करती थी इन टैक्सेस को, वो सारे रिप्लेस होकर अब दोनों सिर्फ जीएसटी चार्ज करती हैं। जीएसटी follows the principle of one nation one tax ensuring uniform taxation across India। जीएसटी को किस लिए लाया गया था, ताकि इंडिया को वन नेशन वन टैक्स बनाया जा सके, जिससे क्या हो, पूरे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए, मतलब पूरे इंडिया में एक सेम इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज हो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर। इट अप्लाइज टू बोथ goods and services unlike the previous system where goods and service were taxed separately। जीएसटी है वो आप चाहे गुड्स की सप्लाई करो या सर्विस की सप्लाई करो, जीएसटी दोनों पर लगता है। जबकि पहले क्या होता था, गुड्स की सप्लाई पर वैट लगता था और सर्विस की सप्लाई पर सर्विस टैक्स लगता था। ऐसा जीएसटी के अंदर नहीं है। जीएसटी के अंदर चाहे आप गुड्स की सप्लाई करें चाहे सर्विसेज की, दोनों के ऊपर जीएसटी ही चार्ज होगा, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। At each stage, business can claim ITC input tax credit preventing a cascading effect। हर एक स्टेज पर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेल करता है तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लगता है, लेकिन जिस पर्सन से वो गुड्स को परचेज करता है उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो भी प्रिवेंट रहता है, वो भी नहीं होता है। जीएसटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम्ड रेदर देन वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जो जीएसटी है वो स्टेट भी कलेक्ट करती है और सेंट्रल भी कलेक्ट करती है। और कब चार्ज होता है, जहां पर सप्लाई होनी है, चाहे वो कंज्यूम कहीं पर भी हो, जहां पर उनकी सप्लाई होगी उसके बेसिस पर ये चार्ज करा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की जीएसटी के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, आपके किस तरीके का जीएसटी का स्ट्रक्चर है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया फॉलो अ ड्यूअल स्ट्रक्चर मीनिंग बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवे जीएसटी साइमल्टेनियसली ऑन द सेम ट्रांजैक्शन। जीएसटी के अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ड्यूअल स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने शेयर का जीएसटी चार्ज कर लेती हैं। जितना जितना उनके हिस्से में आता है जीएसटी चार्ज करना, उतना उतना वो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर चार्ज कर लेती हैं। This structure ensure that both level of government have control over tax revenue while maintaining a uniform taxation system। इससे क्या होता है, दोनों ही गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल रहता है और पूरे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, जीएसटी के आपके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो 4 कंपोनेंट थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सिलेबस बताया था तभी बताए थे। सेंट्रल जीएसटी जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी, तो लेवे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सीजीएसटी है वो कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और जब विद इन द स्टेट गुड्स की सप्लाई होती है तब ये चार्ज करा जाता है। मतलब एक ही स्टेट के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स जा रहे हैं तो उसके ऊपर सीजीएसटी चार्ज करा जाएगा। रेवेन्यू कलेक्टेड गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी का जो भी रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है। एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेडर इन दिल्ली सेल्स गुड्स टू बायर इन दिल्ली बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। अभी एसजीएसटी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सी में क्या है, अगर दिल्ली का ही सेलर है और दिल्ली का ही बायर है तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर सी और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एसजीएसटी होता है आपका स्टेट जीएसटी, लेवे बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक ही स्टेट के अंदर गुड्स की सप्लाई होती है या सर्विसेज की सप्लाई होती है तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर दो तरीके का जीएसटी लगता है, एक लगता है सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी। सीजीएसटी का जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। रेवेन्यू कलेक्टेड गोज टू रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और एसजीएसटी से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। एग्जाम्पल वही से मैं, अगर कोई महाराष्ट्र का सेलर है और महाराष्ट्र का ही बायर है तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। थर्ड आता है हमारा आईजीएसटी जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, लेवे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आईजीएसटी है वो कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सिर्फ, और ये किस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है, जब दो स्टेट्स के बीच में गुड्स की सप्लाई होती है। मतलब दिल्ली से अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है मुंबई में या पंजाब में तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होगा। रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड डेस्टिनेशन स्टेट। आईजीएसटी का जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और जिस स्टेट में माल जा रहा है मतलब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है उस स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में अपने आप शेयर होता है। एग्जाम्पल, इफ अ मैन्युफैक्चरर इन कर्नाटका सेल्स गुड्स टू बायर इन तमिलनाडु आईजीएसटी इज लिवे। अगर कर्नाटका का मैन्युफैक्चर है वो अपने गुड्स को तमिलनाडु में सेल करता है तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आईजीएसटी लगेगा। फोर्थ है आपका यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी जिसे कहा जाता है यूटी जीएसटी, लेवे इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पर लगता है, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लगता है। यूनियन टेरिटरीज में जो भी गुड्स की सप्लाई वगैरह होती है, सिमिलर टू एसजीएसटी बट फॉर यूनियन टेरिटरी। जैसे नॉर्मल स्टेट में अगर विद इन द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके ऊपर सी और एस जीएसटी लगता है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज के अंदर विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर सी और यूटी जीएसटी लगेगा, ना कि सी और एस, एस की जगह यूटी जीएसटी उस पर लगेगा। एग्जाम्पल वही है, अ सेल इन चंडीगढ़ अट्रैक्ट सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इंस्टीड ऑफ सी और एसजीएसटी, की चंडीगढ़ में अगर कोई सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर सी और यूटीजीएसटी लगेगा, ना कि सी और एसजीएसटी। ठीक है,
तो देखिए ये ऐसी बताया है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन द सेम स्टेट सप्लाई हो रही है, तो सी और एस जीएसटी लगेगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो आई जीएसटी लगेगा। और यूनियन टेरिटरी की सप्लाई है तो सी और यूटी जीएसटी आपका लगेगा। ये आपको एग्जांपल दिए हैं साइड में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। होप तो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब इससे आगे का जो भी कंटेंट है वो हम कवर करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।